हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, क्लास 12th का आपका ये चैप्टर है भुगतान शेष, जिसका आप बहुत इंतजार कर रहे थे। तो क्या होता है भुगतान शेष, जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए, बहुत 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 सीधी बात है कि अगर आप किसी के साथ कोई लेन देन करते हैं तो कहीं तो उसे लिख के रखते हैं ना। अगर मान लीजिए आपने किसी के साथ कोई भी लेन देन किया तो कहीं तो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ताकि भूल ना जाए, है ना। तो सेम उसी तरीके से जब एक देश, सपोज भारत, या भारत का कोई नागरिक, नॉर्मल रेसिडेंट, सामान्य निवासी, विदेशी देशों के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशी देशों के साथ कोई भी आर्थिक लेन देन करता है, ठीक है, एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, जब एक देश या उसका नागरिक विदेशी देशों के साथ कोई भी आर्थिक लेन देन करता है तो वो सारा आर्थिक लेन देन जिस पर्चे पर लिखा जाएगा, जिस पेज पर लिखा जाएगा, उसी पेज को हम बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हिंदी में भुगतान शेष कहते हैं। सुन गए आप क्या? ये तो बीओपी एक हिसाब किताब है जिसमें एक देश विदेशी देशों के साथ जितने आर्थिक लेन देन कर रहा है उसका सबका हिसाब किताब रखा जाएगा। और बीओपी के दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं। एक होता है आपका क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड मतलब वो साइड जहां पे आप रिकॉर्ड करोगे कि विदेशी देशों से लेन देन करने से कितना पैसा आया, और डेबिट साइड वो साइड जिसमें आप रिकॉर्ड करोगे कि विदेशी देशों के साथ लेन देन करने से कितना पैसा गया। बस इतनी आसान सी कहानी है भुगतान शेष की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है हमारे पास। सबसे पहली चीज, भुगतान शेष का अर्थ देखो क्या है। प्रत्येक सरकार एक निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि मतलब एक वर्ष में, देश और शेष विश्व के बीच होने वाले सौदों का विवरण रखती है, और बस उसी विवरण को हम क्या मानते हैं? भुगतान शेष मानते हैं, ठीक है। सुन गए आप? क्या है कि हर देश की सरकार क्या करती है? विवरण रखती है। किस चीज का? एक देश और विदेशी देशों के साथ होने वाले सभी लेन देन का, और उसी लेन देन के विवरण को हम क्या कहते हैं? भुगतान शेष कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ आर्थिक लेन देन लिखे जाते हैं, और अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि आर्थिक लेन देन क्या है और कितने प्रकार का है, और दूसरा ये लेन देन कौन कर रहा है? देश या देश का निवासी कर रहा है, ठीक है। तो आओ समझते हैं आर्थिक लेन देन के कितने प्रकार हैं। देखो जी, बीओपी के अनुसार आर्थिक लेन देन को, आर्थिक सौदों को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका दृश्य मदे, विजुअल आइटम। दृश्य मदे क्या होता है? बहुत सिंपल, वो मदे जिनको देखा या छुआ जा सकता है, जिसका कस्टम ऑफिसर वेरिफिकेशन, चेकिंग करेगा, और जब भी दृश्य मदों का आयात निर्यात होगा तो उसे हम बीओपी में लिखेंगे, ठीक है। यह सभी प्रकार की भौतिक वस्तु है, भौतिक मतलब मशीन, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो आयात और निर्यात की जाती है को शामिल करते हैं। यह दृश्य मद इसलिए कहलाती है क्योंकि किसी पदार्थ या वस्तु से बनी हुई है और इन्हें आसानी से देखा और छुआ जा सकता है। ऐसी मदों का आना जाना खुला होता है और इसे कस्टम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है, मतलब उसकी जांच की जाती है। दूसरा, अदृश्य मदें, समझदार बनो, सभी सेवाएं इसके अंदर शामिल हो जाती है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया? अदृश्य मदें, ठीक है। दो हो गए आर्थिक लेन देन। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है आपका, एक पक्षीय हस्तांतरण। ध्यान देना, एक पक्षीय हस्तांतरण ये क्या है? दो देशों के बीच होने वाले ऐसे लेन देन जिसमें सिर्फ एक तरफ से कुछ आना या जाना हो रहा है, जैसे दान, अनुदान, उपहार, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। देखो, एक पक्षीय हस्तांतरण में उपहार, व्यक्तिगत प्रेषणाएं और एक तरफा सौदों को शामिल किया जाता है, ठीक है। और ये सौदे पूर्ण भुगतान का कोई दावे शामिल नहीं करते, पूर्ण भुगतान का कोई दावा नहीं। कहने का क्या मतलब? मान लो आपने किसी देश को गिफ्ट दिया, उपहार दिया, और उसके बाद क्या करोगे? आप कहोगे कि भाई देख, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया, तू भी मेरे लिए लेके आई हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें आप दावा नहीं कर सकते कि मैंने तुझे दिया तो तू भी मुझे दे। ये तीसरा मद था। चौथा है पूंजीगत हस्तांतरण। ध्यान देना, अगर दो देशों के बीच कोई ऐसा लेन देन हो गया जिसकी वजह से देश की संपत्ति या दायित्व में परिवर्तन आ रहा है, तो वह पूंजीगत हस्तांतरण है। देखो क्या लिखा है, पूंजीगत हस्तांतरण का संबंध पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति का मतलब कहीं से उधार लेना या किसी संपत्ति को बेच देना, और पूंजीगत भुगतान, पूंजीगत भुगतान का मतलब क्या है? कोई संपत्ति खरीदना या किसी को उधार देना को शामिल किया जाता है।
सुन गए? चौथा कंपोनेंट, दो देशों के बीच होने वाला वो लेन देन जिसमें पूंजीगत प्राप्ति होगी या पूंजीगत भुगतान होगा। पूंजीगत प्राप्ति मतलब ऐसी प्राप्ति जिससे या तो कोई संपत्ति घटी है या कर्जा बढ़ा है, और पूंजीगत भुगतान मतलब ऐसा भुगतान जिससे या तो कोई संपत्ति बढ़ी है या फिर कर्जा घटा है। बताओ ठीक हो? तो आर्थिक लेन देन चार प्रकार के होते हैं, दृश्य मदों का लेन देन, अदृश्य मदों का लेन देन, एक पक्षीय हस्तांतरण और पूंजीगत हस्तांतरण। बताओ ठीक हो? आप आगे चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि बीओपी जो है उसकी संरचना कैसे होती है, कौन सी अवधारणा पे बीओपी बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीओपी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, द्विप्रविष्टि प्रणाली पर बनता है। मतलब कि बीओपी जब बनता है तो इसके दो साइड होते हैं, बीओपी के दो साइड होते हैं, एक होता है आपका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, है ना। देखो लिखा है ना डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट मतलब लेनदारी, लेनदारी मतलब अगर विदेशी देशों से पैसा आ रहा है तो उसे क्रेडिट साइड, लेनदारी साइड में लिखा जाएगा, और अगर आप विदेशी देशों को पैसा दे रहे हो तो वो कहा जाएगा डेबिट साइड, मतलब कि देनदारी साइड में लिखा जाएगा। ध्यान रखना कि बीओपी के दो पक्ष होते हैं, लेनदारी और देनदारी। अब एक बात ध्यान दो आप, अगर क्या है, अगर बीओपी का क्रेडिट साइड मतलब पैसा आने वाला साइड और डेबिट साइड मतलब पैसा जाने वाला साइड दोनों बराबर है तो हम बोलेंगे बीओपी संतुलन में है। अगर क्या हो गया, क्रेडिट साइड मतलब पैसा आने वाला साइड बड़ा है और डेबिट साइड जाने वाला साइड छोटा है तो हम बोलेंगे बीओपी अतिरेक में चला गया, सरप्लस में चला गया। और अगर क्या हो गया, क्रेडिट साइड आने वाला साइड छोटा और डेबिट साइड जाने वाला साइड बड़ा, तो हम कहेंगे हमारा बीओपी किस में चला गया बच्चे, तो बीओपी घाटे में चला गया। ठीक है, सिंपल चैप्टर, सीधा चैप्टर, बिना टाइम लिए और ज्यादा नंबर देने वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भुगतान शेष के बाद एक वर्ड आता है आपका व्यापार शेष। मैं आपको साफ कर दूं कि व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक हिस्सा है। देखो भुगतान शेष में क्या था, दृश्य मदों का लेन देन, अदृश्य मदों का लेन देन, एक पक्षीय लेन देन और पूंजीगत हस्तांतरण, है ना। ये चार चीजें, इन चारों में से आप पहली चीज तोड़ के निकाल लो। क्या था पहला, दृश्य मदों का लेन देन, तो बस उसी दृश्य मदों के लेन देन को हम क्या बोलते हैं, व्यापार शेष। देखो क्या लिखा हुआ है, व्यापार शेष बीओटी से अभिप्राय दृश्य मदों के निर्यात मतलब दिखने वाली चीजों का एक्सपोर्ट और आयात, आयात मतलब इंपोर्ट, है ना, के बीच के अंतर से है। किसका आयात निर्यात, दृश्य मदे, दृश्य मदे मतलब वस्तु का निर्यात और वस्तु के आयात के अंतर को हम क्या नाम देते हैं, व्यापार शेष का नाम देते हैं। ठीक है, चले आगे यहां से। इसके बाद ये पेज रिपीट आ गया, सॉरी बच्चा। अब इसके बाद आप इस चीज पे ध्यान देना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीओटी व्यापार शेष और बीओपी भुगतान शेष में क्या अंतर है। पेपर में लिखना पड़ सकता है आपको, 18 तारीख को पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। पहला, व्यापार शेष से अभिप्राय दृश्य मदों के निर्यात और आयात से है, और भुगतान शेष आपको पता है एक समय अवधि में देश या देश के निवासी ने शेष विश्व के साथ जो आर्थिक लेन देन किए। दूसरा, व्यापार शेष में सिर्फ दृश्य मदों को शामिल करेंगे, भुगतान शेष में दृश्य, अदृश्य, एक पक्षीय लेन देन और पूंजीगत हस्तांतरण चारों शामिल होंगे। व्यापार शेष में कोई भी पूंजीगत लेन देन शामिल नहीं होता है ना, सिर्फ दृश्य मदे आती है और इसमें पूंजीगत लेन देन को शामिल किया जाता है। फिर क्षेत्र कैसा है, तो देखो बीओटी ना, यह एक संकुचित अवधारणा है। कैसी अवधारणा है, संकुचित मतलब ये एक छोटा कंसेप्ट है, और जो भुगतान शेष है वो क्या है, एक विस्तृत अवधारणा है। देखो ना आप, इसमें चार चीजें आ रही है ना, दृश्य, अदृश्य, एक पक्षीय, पूंजीगत, और इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ एक दृश्य मदे। तो ये छोटी अवधारणा है, ये बड़ी अवधारणा है। और लास्ट पॉइंट पे ध्यान देना, समाधान। बच्चा अगर कभी बीओटी माइनस में हो गया लेकिन बीओपी पॉजिटिव है तो आप चिंता मत करो, बीओटी का समाधान बीओपी से किया हो सकेगा, मतलब कि इसमें होने वाले घाटे को आप इससे भर पाओगे। लेकिन कभी अगर क्या हुआ, बीओपी माइनस में हो गया और बीओटी प्लस में है तो आप इस घाटे को नहीं भर पाओगे। कहने का मतलब है कि बीओटी एक हैंकी है, रुमाल है, और बीओपी क्या है, एक चादर है।
तो अगर आप रुमाल को चाहो तो चादर से ढक सकते हो, लेकिन चादर को रुमाल से कैसे ढकोगे? बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ये छोटी अवधारणा है, इसमें कोई हानि हुई तो इससे भर लेंगे, इससे भर देंगे इसको हम, ठीक है। लेकिन अगर हानि इसमें हो गई तो फिर आप बीओटी से उसको भर नहीं पाओगे। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे बच्चे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो भुगतान शेष के घटक, कंपोनेंट ऑफ बीओपी। आपको पता होना चाहिए कि बीओपी के दो खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता, दूसरा होता है क्या? पूंजीगत खाता। यार भैया जिसको ये समझ में नहीं आता उसे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। 4 कंपोनेंट थे ना, 4। पहला क्या था? दृश्य मदों का व्यापार, दूसरा अदृश्य मदों का व्यापार, तीसरा एक पक्षीय लेन देन और चौथा पूंजीगत हस्तांतरण, है ना, पूंजीगत लेन देन। ये 3 देख रहे हो, दृश्य मदे, अदृश्य मदे और एक पक्षीय, ये है चालू खाता। वो खाता जिसमें इन तीनों को लिखा जाएगा वो चालू खाता है, और जहां पे पूंजीगत लेन देन को लिखा जाएगा वो क्या है? वो है पूंजीगत खाता। बात खत्म। आओ दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो क्या है क्या लिखा है? चालू खाते से अभिप्राय उस खाते से है जो एक दी गई समयावधि के दौरान वस्तुओं दृश्य मदे, है ना, और सेवाओं अदृश्य मदे के निर्यात और आयात तथा एक पक्षीय हस्तांतरण, तीसरा एक पक्षीय लेन देन से संबंधित सौदों का रिकॉर्ड रखता है। समझ गए क्या है बीओपी का चालू खाता? दृश्य मदे, अदृश्य मदे और एक पक्षीय होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड रखता है। अब ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट अब है कि चालू खाते में क्या क्या चीजें होती है। तो 3 चीजें होती हैं, ध्यान दो। सबसे पहला क्या है? वस्तुओं का निर्यात आयात। जानते हो ना आप, वस्तुएं आप समझ गए ना, जो किसी मैटर या मटेरियल का बना है जिसे देखा या छुआ जा सकता है। मैं आपको सीधा बता दूं, देखो ये रहा आपका बीओपी, ये रहा आपका डेबिट साइड मतलब पैसा जाने वाला साइड, क्रेडिट साइड पैसा आने वाला साइड, ठीक है। अब जब आप बीओपी बनाओगे और बीओपी के चालू खाते में जाओगे तो अगर आपने वस्तुओं का निर्यात किया तो पैसा आया, तो कहां लिख देना? क्रेडिट साइड। और अगर आपने वस्तुओं का आयात किया तो पैसा गया, तो कहां लिख देना? डेबिट साइड। पेपर में क्वेश्चन आया कि बताओ मशीन के आयात को बीओपी के कौन से खाते में और कहां लिखेंगे? तो मशीन क्या हो गया? दृश्य मदे। अब अगर आप मशीन का आयात कर रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा, तो दृश्य मदे हैं तो चालू खाता, और पैसा जाएगा तो फिर कहां? डेबिट साइड। सुन गए मेरी बात? चलो कंप्यूटर के एक्सपोर्ट को, निर्यात को कहां लिखोगे? तो कंप्यूटर दृश्य मदे है ना, तो चालू खाता, और निर्यात किया तो विदेशी पैसा आ रहा होगा, क्रेडिट साइड। समझ गया मेरी बात? आप इसको रीड कर लेना। फिर ऐसे ही सेवाओं का निर्यात आयात, ठीक है बच्चा। सेवा 2 प्रकार की होती है, कारक सेवा और गैर कारक सेवा। यहां पे गैर कारक सेवाओं की बात की गई है। देखो क्या कहता है, इसमें देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व में बेची और खरीदी गई अनेक प्रकार की गैर कारक या गैर साधन सेवाएं शामिल होती हैं, ठीक है। इन सेवाओं के इस्तेमाल के लिए दूसरे देशों से या तो भुगतान प्राप्त होता है या दूसरे देशों को भुगतान किया जाता है। सेवा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, गैर कारक सेवाएं 3 प्रकार की होती है, जहाजरानी, बैंकिंग और बीमा। और आप मेरी बात समझ लो, अगर आप ये सेवाएं किसी को दोगे, ये सेवाएं किसी को दोगे विदेशी देश को, वहां से पैसा आएगा तो कहां लिख देना? क्रेडिट साइड में, मतलब बीओपी के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में, ठीक है। और अगर ये सेवाएं तुम विदेशों से लोगे तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तो बीओपी के, है ना, देखो अगर सेवाएं आपने किसी को दी तो पैसा आया, बीओपी के चालू खाते के क्रेडिट साइड, सेवाएं ली तो बीओपी के चालू खाते के डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देना। बात खत्म। बोलो ठीक हो? तीसरे पे चलें। तीसरा देखो क्या कहता है, सेवाओं के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे किसकी बात हुई है? कारक सेवा, सॉरी गैर कारक सेवा। अब एक पॉइंट और आएगा, कारक सेवा, ध्यान देना। देखो क्या कहता है तीसरा, विदेशों को और विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण। कितना सिंपल है बताओ आप, अगर आप विदेशी देशों को दान दे रहे हो, अनुदान दे रहे हो, उपहार दे रहे हो, तो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी पैसा जा रहा है ना, तो बीओपी के चालू खाते के डेबिट साइड लिख लो क्योंकि जा रहा है। और विदेशी देश वाले अगर आपको दान, अनुदान, उपहार दे रहे हैं तो विदेशी पैसा आ रहा है, तो बीओपी के चालू खाते के क्रेडिट साइड लिख लो। लो बस बात को साइड करो, खत्म करो। आ जाओ विदेशों से आय की प्राप्ति और विदेशों को आय का भुगतान। यहां पे बात हो रही है कारक सेवा की। कारक सेवा
फैक्टर सर्विस। अगर आप कारक सेवा दोगे तो आपको ब्याज, किराया, लाभ मिलेगा। अगर आप सेवा दे रहे हो विदेशी देशों को तो ये 3 कारक सेवा, कारक आय आपको मिलेगी। तो बीओपी के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में, और अगर कारक सेवा आप ले रहे हो तो आपको ये 3 इनकम देनी पड़ेगी। तो बीओपी के चालू खाते के डेबिट पक्ष में। ठीक है, बताओ, क्लियर हो? आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? पक्का ना? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है देखो कि हम क्या करते हैं, हम बीओपी का टोटलिंग करते हैं, ध्यान देना। हाँ ये रहा, हम बीओपी का जब टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग बीओपी के चालू खाते की जब टोटलिंग करते हैं तो चालू खाते का जब बैलेंस निकालेंगे, मान लो ये रहा आपका बीओपी भुगतान शेष और ये करंट अकाउंट है चालू खाता, और अब इसकी टोटलिंग करेंगे तो 2 चीजें हो सकती है। चीज पहली कि मान लो बीओपी का चालू खाते का क्रेडिट पक्ष, क्रेडिट पता है ना, पैसा आने वाला साइड, बड़ा है डेबिट पक्ष से, पैसा जाने वाले साइड से, तो हम क्या बोलेंगे, चालू खाता अतिरेक हो गया, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, क्योंकि क्रेडिट जो है वो डेबिट से अधिक हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये केस दर्शाता है कि आपका देश पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को उधार देने की स्थिति में। क्यों? क्योंकि हमारे पास विदेशी पैसा आया ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आया $100 लेकिन गया कितना, गया $80, तो $20 हमारे पास है ना, तो दुनिया के किसी देश को उधार चाहिए तो हमारे पास आ जाना। ये हमारा कौन बताता है, अगर हमारा चालू खाता आधिक्य में है, सरप्लस में है। उल्टा उल्टा तुम खुद ही समझ लो, अगर देश का चालू खाता घाटे में है, कब होगा घाटा, अगर डेबिट पक्ष जो माइनस वाला है वो बड़ा हो जाए और क्रेडिट पक्ष जो प्लस वाला है वो छोटा हो जाए, तो हमारा चालू खाता किस में चला जाएगा, घाटे में। और ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है कि आपके देश को अब शेष विश्व से उधार लेना पड़ेगा, विश्व से उधार लेना पड़ेगा। बोलो डन है? क्या आपको चालू खाता अतिरेक और चालू खाता घाटा पता चल गया? अच्छा, ऊपर मैं एक छोटी सी चीज छोड़ के आ गया कि भाई बताओ बीओटी और चालू खाते में क्या अंतर है। देखो भैया, ये एक छोटी अवधारणा है, इसमें सिर्फ दृश्य मदे ले रहे, लेकिन चालू खाते में आपने, चालू खाते में दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय हस्तांतरण, वो दान, अनुदान, उपहार, ये तीनों ही लिया था। फिर यही लिखा अगले में कि ये छोटी अवधारणा है, संकुचित अवधारणा, और यह एक विस्तृत अवधारणा है। बोलो ठीक हो? मैंने आपको बीओपी का चालू खाता पूरा समझा दिया है। ठीक है, अब आ जाओ किस चीज की तरफ, अब आ जाओ बीओपी के पूंजीगत खाते की तरफ। ये लो भैया, अब ये पूंजीगत खाता क्या है, बीओपी का कैपिटल अकाउंट क्या है? अरे बताया तो था यार, बीओपी के 4 घटक है, पहला दृश्य मदों का आया व्यापार, दूसरा अदृश्य, तीसरा एक पक्षीय, चौथा पूंजीगत। तो 3 तो आपने चालू खाते में ले लिया, जो चौथा है पूंजीगत लेन देन, वो कहां आएगा, वो आएगा पूंजीगत खाते में। सुन गए आप? देखो क्या लिखा हुआ है, बीओपी का पूंजीगत खाता देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच हुए उन सभी सौदों का रिकॉर्ड रखता है जो देश के निवासी या उनकी सरकार की संपत्ति या देयता में परिवर्तन कर दे। कोई भी लेन देन जो सरकार की एसेट संपत्ति को घटा दे या बढ़ा दे, ठीक है, या कोई लेन देन जो सरकार की लायबिलिटी, कर्जे को बढ़ा दे या घटा दे, तो ये क्या है, ये क्या है, बीओपी के चालू खाते के लेन देन है। कोई भी लेन देन जो 2 देशों ने किया और फिर एक देश की संपत्ति या दायित्व, देश या देश के निवासी की संपत्ति या दायित्व में परिवर्तन आ गया, तो लेन देन कहां लिखा जाएगा, बीओपी के चालू खाते में, सॉरी बीओपी के पूंजीगत खाते में। अब आ जाओ, देखो पूंजीगत खाते के कितने घटक हैं, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, सबको पता है कि कितने कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट के। सबसे पहला क्या है, विदेशों को उधार और विदेशों से उधार। बहुत सिंपल, देखो ना, अगर आप विदेशों को उधार दोगे, है ना, तो आपकी संपत्ति बनी, और अगर आप विदेशों से उधार लोगे तो आपका कर्जा बना। तो जब संपत्ति या कर्जे में परिवर्तन आएगा तो पूंजीगत खाते का पार्ट बनेगा ना, तो इसलिए 2 पॉइंट हमने बनाए। पहला पॉइंट क्या, जरा समझो, अगर आप विदेशों से उधार ले रहे हो या आपने किसी देश को उधार दे रखा था, उसका आपको वो भुगतान कर रहा है, तो इन दोनों केस में पैसा आ रहा है, तो बीओपी के पूंजीगत खाते के
क्रेडिट पक्ष में हम लिख देंगे। देखो क्या लिखा है, निजी क्षेत्र, सरकार इत्यादि द्वारा विदेशों से उधार संबंधी सभी सौदे, ऐसे ऋणों की प्राप्ति और विदेशों द्वारा ऐसे ऋणों का पूर्ण भुगतान धनात्मक लेनदारी भाग पर रिकॉर्ड किया जाता है। सुना आपने, अगर विदेशी देशों से आप उधार ले रहे हो या विदेशों को कोई उधार दे रखा था आपने, उसकी वापसी मिली आपको, आपका पैसा वापस मिल गया, तो दोनों कहां लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में। लेनदारी मतलब पैसा आया है, ठीक है, प्लस वाली साइड में लिखेंगे। सेम ऐसे ही दूसरा पॉइंट, अगर क्या हो रहा है, अगर हम विदेशों को उधार दे रहे हैं या किसी से हमने उधार ले रखा था उसका भुगतान कर रहे हैं, तो बीओपी के पूंजीगत खाते के देनदारी पक्ष में, मतलब डेबिट माइनस वाली साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। बताओ ठीक हो आप सभी लोग। चलते हैं आगे। दूसरा कंपोनेंट क्या है, देखो बीओपी के पूंजीगत खाते का दूसरा घटक क्या है, विदेशों को निवेश, विदेशों को और विदेशों से निवेश। भाई बहुत सिंपल ना, बहुत सिंपल। विदेशों को निवेश, अगर विदेशों में आप निवेश करोगे तो पैसा जाएगा, तो बीओपी के ऋणात्मक पक्ष में पूंजीगत खाते के डेबिट पक्ष में लिख लेना। और विदेश वाले अगर आपके यहां पे निवेश करेंगे तो पैसा आएगा, तो बीओपी के पूंजीगत खाते के क्रेडिट पक्ष में प्लस वाली साइड में लिख लेना। बात खत्म, ठीक है। एक छोटी सी चीज पे ध्यान दो बेटा, विदेशों से निवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और दूसरा होता है पोर्टफोलियो निवेश, जिसको आप विदेशी संस्थागत निवेश भी बोलते हो। फर्क क्या है, देखो अगर आपने किसी देश में निवेश किया और निवेश करते ही आपको उस देश में संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया, तो वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। और संपत्ति पे अगर नियंत्रण का अधिकार नहीं मिला तो वो विदेशी संस्थागत निवेश या पोर्टफोलियो निवेश है। उदाहरण देखो, अगर भारत की कोई कंपनी अमेरिका में भूमि इमारत खरीद ले तो क्या होगा, मान लो इंडिया की रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी अमेरिका में एक बिल्डिंग खरीद ले, तो बिल्डिंग पे अब नियंत्रण का अधिकार किसको मिल गया, रिलायंस को मिल गया ना, तो वो क्या है, एफडीआई है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर रिलायंस कंपनी अमेरिका के किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद ले, तो क्या वो कंपनी पे अब रिलायंस का अधिकार हो गया, ऐसा तो नहीं है, तो वो क्या है आपका, वो है आपका एफआईआई। बताओ ठीक हो, दो प्रकार का निवेश, एफडीआई और एफआईआई। चलो बढ़ते आगे। इसके बाद सबसे बड़ी बात, सबसे खतरनाक बात, बीओपी के पूंजीगत खाते का तीसरा कंपोनेंट क्या है, क्या है नाम देखो, विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन। कुछ लोग इसे सरकारी कोष में परिवर्तन भी बोलते हैं। ध्यान रखना ये क्या होता है, समझो जरा, बहुत ध्यान से समझना। देख मेरे बच्चे, जो आरबीआई है ना, आरबीआई आपके देश का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रिजर्वर है, भंडारक है किसका, विदेशी मुद्रा का। एक देश में जितनी विदेशी मुद्रा है सब किसके पास रखी है मेरे बेटा, आरबीआई के पास रखी है, ठीक है। अच्छा, जब साल का लास्ट आता है, हम बीओपी बनाते हैं ना, बीओपी बनाते हैं, ये डेबिट पक्ष है जाने वाला साइड, ये क्रेडिट पक्ष है आने वाला साइड। और अब साल भर हमने बीओपी में लेन देन करते रहे, पूरे साल, पूरे एक साल हम लेन देन करते रहे, साल का आखिरी आ गया, साल का आखिरी आ गया, अब बीओपी की टोटलिंग की। केस पहला, जब आपने बीओपी की टोटलिंग की तो डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ गए, तो ठीक है, नाचो, बीओपी बैलेंस हो गया, मजे मारो, चलो ठीक है। केस दूसरा, मान लो अगर बीओपी का बेटा मेरे डेबिट साइड छोटा है और क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्या मतलब कि आपके पास विदेशी पैसा गया कम, सपोज $80 गया, मान लो $100 गया, ठीक है, और आया मान लो $150। सुन गए मेरी बात, विदेशी पैसा आया ज्यादा, पूरे एक साल लेन देन करने से विदेशी पैसा आया ज्यादा और गया कम, गया कम, ठीक है। तो हमारा बीओपी किस में है, आधिक्य में है, सरप्लस में है। अब इस केस में बीओपी में $50 पड़ा हुआ है, ठीक है, और बीओपी को हम द्विपक्षीय लेखांकन प्रणाली के हिसाब से बनाते हैं, मतलब लास्ट में हमेशा हमें इसे बराबर करना होता है। तो अब $50 जो हमारे पास है बीओपी में, उससे हम यहां से निकालेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ निकालने वाली साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट। पैसा निकलता कहां से है बीओपी में, तो डेबिट से निकलता है, तो मतलब $50 हम डेबिट साइड लिखेंगे, इसका मतलब यहां से निकल गए $50। और ये जाके, ये $50 जाके ये जो आरबीआई का विदेशी विनिमय का भंडार है, इसमें ये $50 जुड़ जाएगा प्लस। सुन गए, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। अगर कभी बीओपी सरप्लस का है, अतिरेक का है,
तो मतलब विदेशी पैसा आया ज्यादा गया कम, तो जितना ज्यादा आया वो बीओपी से निकालो और निकाल के आरबीआई के पास जो सरकार का विदेशी विनिमय का भंडार रखा है, सरकार इसे अपनी संपत्ति बताती है, ये सरकार की संपत्ति है, तो इस विदेशी विनिमय भंडार में जाके प्लस कर दो। सुन गए मेरी बात? और अगर उल्टा हुआ, आप दिमाग लगाओ, अब बुद्धि लगा दो अपनी, अगर उल्टा हुआ तो क्या होगा? अगर मान लो ऐसा हो गया कि डेबिट साइड बड़ा हो गया और क्रेडिट साइड छोटा हो गया। डेबिट कौन सा था? माइनस वाला ना, और क्रेडिट प्लस वाला। मतलब मान लो गए $250 और आया सिर्फ कितना? तो 220 $, ठीक है। गया $250 और आया $220, तो कम पड़ गया ना। तो जब ज्यादा थे पैसे बीओपी में तो कहां रख के आया था? आरबीआई के पास। तो जब आज कम पड़ गया तो मांगेगा किससे? अगर आज बीओपी बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि विदेशी पैसा गया ज्यादा और आया कम, तो अब हम क्या करें? तो अब आपको क्या करना है? विदेशी विनिमय कोष से पैसा निकालना है। कितना कम पड़ा? $30। तो $30 यहां से निकालना है, विड्रॉल करना है। और ला के बताओ इधर आने वाली साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट? आने वाली साइड कौन सी है बताओ फटाफट? क्रेडिट साइड है ना। ये $30 ले जाके और क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड करके बीओपी को बराबर कर देना। सुना आपने? यहाँ पे 2-3 बातें छुपी हुई हैं। बात नंबर पहली कि विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन क्या होता है, तो पता चल गया आपको। विदेशी विनिमय सरकार की संपत्ति है और जब बीओपी बराबर नहीं आता है साल के आखिरी में, तो हम विदेशी विनिमय कोष से ही बीओपी को बराबर करते हैं। कैसे करते हैं बराबर? हम क्या करते हैं? अगर बीओपी अतिरेक अधिक वाला है, तो हम बीओपी से पैसे निकालते हैं, क्योंकि अतिरेक है, सरप्लस में है, तो डेबिट साइड निकालने वाली साइड वहां से निकालते हैं और ले जाके सरकारी कोष में जोड़ देते हैं, सरकारी कोष बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर बीओपी घाटे का है तो भैया डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो फिर इससे कोष से पैसे निकालते हैं और निकाल के पैसा आ रहा है ना बीओपी में, तो कौन सी साइड है? क्रेडिट में डाल के बराबर कर देते हैं। तो एक तो आपको ये पता चला कि विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन क्या होता है। दूसरी बात, पेपर वाला पूछता है कि क्या साल के आखिरी में बीओपी हमेशा बराबर हो जाता है? तो आपने देखा, हमने कर दिया ना बराबर लास्ट में। बीओपी कौन से सिस्टम पे चलता है? द्विपक्षीय लेखांकन प्रणाली। तो साल के आखिरी में बीओपी को विदेशी विनिमय के भंडार से बराबर करना ही होगा। सुन गए? और तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात, देखो बेटा, जब तक पूरे साल भर आप लाभ कमाने के उद्देश्य से विदेशी देशों से लेन देन करते रहे, जब तक आपने बीओपी की टोटलिंग नहीं की, तब तक के सभी लेन देनों को हम नाम देते हैं स्वैत्य मदें, बीओपी की स्वैत्य मदें। जब तक आपने आरबीआई के साथ कोई लेन देन नहीं किया, जब तक साल का आखिरी नहीं आया, जब तक आप सारे लेन देन विदेशी देशों के साथ लाभ कमाने के लिए कर रहे थे, तब तक के लेन देन को हमने क्या बोला? स्वैत्य मदें। और जब साल का आखिरी आया और आपने देखा अरे हमारा बीओपी बराबर नहीं हुआ, तो बीओपी को बराबर करने के लिए कुछ लेन देन आपने किसके साथ कर दिए? आरबीआई के साथ। इन लेन देनों को हम क्या बोलते हैं? समायोजक मदें। आप ध्यान रखें इस बात का। चलिए देखिए क्या है। पहले तो विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन। विदेशी विनिमय कोष सरकार की केंद्र बैंक में रखी हुई वित्तीय संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। कोष में परिवर्तन भारत के बीओपी में वित्त की मदद के रूप में कार्य करता है, ठीक है। बीओपी में जब बैलेंस करना होता है तो परिवर्तन होता है। इसलिए कोष से कोई भी आहरण मतलब धनात्मक लेनदारी, मतलब कोष से अगर आपने पैसा लिया, आहरण मतलब निकाला, अगर आपने विदेशी विनिमय कोष से पैसा निकाला तो वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव साइड में। बीओपी कब निकालोगे? जब बीओपी घाटे में होगा तो आप कोष से पैसा निकालोगे, आरबीआई के कोष से पैसा निकाल के और बीओपी के पॉजिटिव साइड में रिकॉर्ड कर दोगे। और इन कोष में कोई भी वृद्धि ऋणात्मक भाग में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अगर बीओपी आधिक्य का होगा तो बीओपी से पैसा निकालोगे ना डेबिट साइड से और ले जाके कोष में क्या करोगे? आप कोष में ले जाके आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे। बोलो ठीक हो आप? ठीक है। तो ये आपका कौन सा कंपोनेंट था? तीसरा कंपोनेंट था। उसके बाद आखिरी और इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया, पहले तो इस आंसर को देख लो कि चालू खाता और पूंजी खाता में क्या अंतर है। तो बहुत सिंपल, चालू खाते के दौरान देश की आय को वर्तमान स्तर में परिवर्तन आता है।
चालू खाते की वजह से किसमें परिवर्तन आता है? देश की वर्तमान आय में, क्योंकि चालू खाता पूरे साल भर आप विदेशी देशों से लेन देन कर रहे हो, ठीक है। और पूंजीगत खाते में क्या है? तो आय में नहीं आता बल्कि पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन आता है। इसमें किसमें परिवर्तन आता है? देश की आय में, क्योंकि ये चालू खाता है। इसमें किसमें परिवर्तन आता है? पूंजी के स्टॉक में। ये एक प्रवाह है, प्रवाह, क्योंकि साल भर होता है और ये एक स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद चालू खाते में दृश्य मदे, अदृश्य मदे और एक पक्षीय लेन देन आ रहे हैं। और पूंजी खाते में क्या आ रहे हैं? विदेशों से उधार, विदेशों को उधार, विदेशों से निवेश, विदेशों को निवेश और विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन। बताओ ठीक हो? चले आगे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या बीओपी हमेशा बराबर होता है? तो बिल्कुल, बीओपी हमेशा जो है क्या कर देते हैं हम? ये रहा, बीओपी को हम हमेशा क्या कर देते हैं? बराबर। क्यों कर देते हैं? क्योंकि बीओपी द्विपक्षीय लेखांकन प्रणाली पर चलता है। और कहां से बराबर करते हैं? पता चला, विदेशी विनिमय कोष, जो आरबीआई के पास जो विदेशी विनिमय का भंडार रखा है वहां से। ये लो जी, स्वैत्य मदे और समायोजक मदे, ठीक है, इनकी बात मैं कर रहा था। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझा देता हूं एक बार दोबारा से, अगर आपको थोड़ी भी कमी रह गई तो एक बारी और देख लो। देखो क्या होता है, क्या बताया मैंने, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। देखो, ये है आरबीआई और ये है आरबीआई के पास विदेशी विनिमय का कोष। ये रहा 1 साल और आप बना रहे हो 1 साल का बीओपी। ये आपका डेबिट पक्ष है, पैसा जाने वाला साइड। ये आपका क्रेडिट पक्ष है, पैसा आने वाला साइड। पूरे साल भर आपके देश ने विदेशी देशों से लेन देन किया, सारा लेन देन आप लिखते रहे, ठीक है, साल भर, पूरे साल भर। जैसे ही साल का आखिरी आया, आपने टोटलिंग की, आपने देखा डेबिट क्रेडिट बराबर है, चलो जी मुबारक हो, बीओपी बैलेंस है, कोई चक्कर ही नहीं पड़ेगा, कोष बाय बाय, तुझे हम नहीं छेड़ेंगे। सिचुएशन सेकंड, हमने टोटलिंग की, हमने देखा कि यार ये डेबिट साइड जो है वो छोटा है और क्रेडिट साइड बड़ा है, मतलब विदेशी पैसा गया कम, मान लो गया $100, लेकिन आया मान लो $150। तो कहने का मतलब कि हमारे कोष में हमारे बीओपी में $50 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, लेकिन सारा विदेशी पैसा तो आरबीआई के पास रखा जाता है। तो ये पैसा यहाँ क्या कर रहा है? तो इस $50 को आप यहां से निकालोगे। निकालने वाली साइड कौन सी है बताओ? यहां से निकालने वाली साइड डेबिट साइड है, यहां से $50 निकलेगा और निकल के जाके कोष में जुड़ जाएगा। सुन गए मेरी बात? अच्छा, अगर बीओपी आपने टोटलिंग किया, केस नंबर 3, आपने टोटलिंग किया और क्या हुआ ये कि डेबिट साइड जो है वो बड़ा आ गया, ठीक है, और क्रेडिट साइड जो है वो छोटा आ गया, ठीक है। माइनस वाला साइड बड़ा और प्लस वाला छोटा। मान लो ये आ गया $100 और ये आया सिर्फ $80। तो अब क्या है? अब यहाँ पे पैसे कम पड़ रहे हैं, तो अब क्या होगा? कोष से पैसा निकलेगा और निकल के आके इधर आने वाली साइड क्रेडिट है ना, इधर आके वो $20 प्लस हो जाएगा। क्यों बता रहे हो सर? मैं बेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो लेन देन हुए साल भर, ये थे कौन से? स्वैत्य मदे, जो लाभ कमाने के लिए विदेशी देशों से हो रहे थे। और साल के आखिरी में टोटलिंग के बाद जो ये काम हुआ, ये क्या है? ये है समायोजक मदे, जो अपने ही आरबीआई के साथ आपने किया। और क्यों किया? ताकि आपका बीओपी बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। सुन गए आप मेरी बात? क्या है स्वैत्य और क्या है समायोजक? आ जाओ, पढ़ा देता हूं मैं आपको इसका डिफरेंस। ये रहा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, स्वैत्य मदे क्या लिखा है? स्वैत्य मदों से अभिप्राय उन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सौदों से है जो कुछ आर्थिक उद्देश्य जैसे कि अधिकतम लाभ के कारण होता है, लाभ कमाने के लिए जो आपने किया। और समायोजक मदों से अभिप्राय उन सौदों से है जो स्वैत्य मदों के घाटे या बचत को पूरा करने के लिए होती है। अगर यहाँ पे कोई घाटा या बचत हो गया तो उसको भरने के लिए आरबीआई के साथ जो लेन देन होगा वो क्या है? आपका समायोजक मदे। समझ गए आप मेरी बात? स्वैत्य मदे बीओपी खाते की स्थिर और स्वतंत्र होती है, मतलब ये स्वतंत्र मदे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीओपी बैलेंस होगा या नहीं होगा। लेकिन समायोजक सौदे बीओपी खाते में संतुलन स्थापित करने के लिए किया जाता है, बीओपी को बराबर करने के लिए। स्वैत्य मदों में पूरा चालू खाता और पूरा पूंजीगत खाता आता है, लेकिन समायोजक में सिर्फ पूंजीगत खाता और वो उसका तीसरा कंपोनेंट कौन सा? विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन, सिर्फ वही आता है इसमें। और लास्ट,
जब तक टोटलिंग नहीं की तब तक के सारे लेन देन क्या है, स्वैत्य। तो इसलिए इसे कहते हैं रेखा से ऊपर। ये देखो ना, आपने ये टोटल किया तो टोटल से ऊपर के जो लेन देन है वो क्या है, स्वैत्य। और अब आरबीआई के साथ जो लेन देन करोगे रेखा से नीचे, वो क्या है, वो है समायोजक मदें। जब तक टोटल नहीं किया स्वैत्य मदें, और जैसे ही टोटलिंग कर दी और अब जो लेन देन हुए वो समायोजक मदें। तो बच्चा जय श्री राम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिनको भी जरूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।